पहली बार मौका मिला मुझे आज बर्डिंग करने का। हम पहले 6 महीने आपके फोटो खराब होंगे, बट ट्राई एंड क्लिक ऑलवेज ऑन मैनुअल। और वहां पे नए बर्ड्स क्यों हैं? क्योंकि हैबिटेट अलग है। 4 लोग हो, एक गाइड हो, उससे 2 फायदे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं निशांत और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। वाइल्ड टॉक्स का पिछला एपिसोड देखा होगा आपने, जो हमारा पहला एपिसोड था डॉक्टर दिवाकर राव जी के साथ। उन्होंने अपने टिप्स दिए, सेटिंग्स के बारे में बताया। ये है दूसरा एपिसोड और आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर के वन ऑफ द फाइनेस्ट बर्ड फोटोग्राफर। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, इन्होंने लगभग पूरा इंडिया घूम चुके हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अंडमान निकोबार सभी कुछ कर चुके हैं ये। तो इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम करते हैं विशाल बोनाकर जी को। विशाल भाई आइए। थैंक यू निशांत भाई। बैठिए प्लीज। विशाल भाई हैं हमारे साथ। तो विशाल भाई से ना सवाल पूछने से पहले शुरू करते हैं। विशाल भाई अपने बारे में बताओ यार। मैं तो आपके साथ पहली बार मौका मिला मुझे आज बर्डिंग करने का। हम मिले हैं फील्ड पे 2-4 बार, लेकिन अभी बज रहे हैं 11, सुबह 7-6 सुबह से हम लोग साथ में हैं। पहली बार ऐसा हो गया आपके साथ मैंने बर्डिंग करी और मैंने थॉरली एंजॉय किया। सेम हियर भाई। तो अपने बारे में बताओ, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा पता है ना मेरे ख्याल में दुनिया को ज़्यादा पता होगा। अपने बारे में बताओ आप। पहले तो थैंक्स एवरीवन whoever is watching this channel and thanks निशांत भाई for भाई inviting हम me। लोग ना हिंदी वाले हैं। अच्छा, हम लोग जड़ तक हिंदी वाले हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया निशांत भाई इस Thank सेशन पे इनवाइट करने के लिए। आपने इस काबिल समझा, इस नाचीज को आपने यहाँ बुलाया बात करने के इस लिए। बारे में मैं आराम से डिटेल दूंगा। तो अपने बारे में बताता हूँ। तो आई स्टार्टेड माय बर्डिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं। 2016 में स्टार्ट किया था। एक हमारे सर थे जिनके साथ मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता था पहले। तो उनके साथ मैं बसाई वेटलैंड गया पहली बार। बसाई वेटलैंड जाके कुछ एक आध बर्ड्स के एक्सपीरियंस देखे। उसके बाद देन आई गॉट इनटू बर्डिंग। तो प्रोफेशनली मैं एक बीडी सेल्स प्रोफेशनल हूँ एंड आई हैव अबाउट 15-16 years of work experience and बाकी बिलोंग करता हूँ मैं यूपी को। 10-12 साल से दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ दिल्ली वाले और 6 साल से अपना बर्डिंग चल रही है। तो पर्सनली ये ट्रैवल मेरी हॉबी है। अब फोटोग्राफी भी हॉबी बन गई है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बाकी घूमना इज द ओनली शौक। नहीं मतलब दोनों जब चीजें साथ में मिलके चलती हैं जब तो मजा, मतलब वो एंजॉयमेंट अलग है। क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया था तो मैं मोस्टली लैंडस्केप कर रहा था या फिर पोर्ट्रेट्स कर रहा था। आज से करीबन 12-13 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने। और स्टार्ट भी मेरा ऐसा हुआ था कि बेटी पैदा हुई थी मेरी पहली। बेटी, बड़ी बेटी जो है तो वो थी, तो उसके फोटोग्राफ्स लेने के लिए मैंने पहला अपना कैमरा खरीदा था। तो वहाँ से जो ये मैंने देखा कि बंदा जो शुरू कहीं और से करता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ में जब आके टिक जाता है तो उसके बाद कहीं जाने लायक बचता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई 2-4 चीज़ें जो है वो हर बंदे को चाहिए होती है, और हमारा चैनल तो वैसे भी मोस्टली अमेचर से देखते हैं। सेटिंग्स के बारे में बताओ यार थोड़ा सा, कि सेटिंग्स का क्या रोल है बर्ड फोटोग्राफी में, और जब आप सेटिंग्स डिसाइड करते हो तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, क्या आप उसके ऊपर क्या सोचते हो कि हाँ अब ये जगह है तो ये सेटिंग रखते हैं, ये तो ये रखते हैं। यार सेटिंग्स का ना मैं जिन सर की बात कर रहा था, अमरजीत सर, जब मैंने बर्डिंग स्टार्ट किया था उन्होंने मुझे पहले दिन ही ये चीज़ बोला था कि आप पहले 6 महीने आपके फोटो खराब होंगे, बट ट्राई एंड क्लिक ऑलवेज ऑन मैनुअल। तो मैं तब से मैनुअल पे खींच रहा हूँ। मेरा कैमरे का कोई और मोड एक्टिवेट ही नहीं हुआ आज तक मैनुअल मोड के अलावा। सो आई ऑलवेज ट्राई एंड शूट ऑन मैनुअल। मैनुअल का प्लस पॉइंट ये है, यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपोजर ट्रायंगल। तो आपको जब 2-4 फोटो खराब करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती किया है। प्लस पॉइंट ये है इसका कि 6 महीने के बाद आपके पिक्चर्स जो निकल के आएंगे, एक्सपोजर बहुत ही बैलेंस्ड एक्सपोजर निकल के आएगा, जो मैं कोशिश करता हूँ अभी भी बैलेंस एक्सपोजर करने की। तो मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट थोड़ा बैलेंस हो गया है। अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो एक्सपोजर को लेकर बढ़ जाती है, एक्सपोजर ट्रैकिंग के लिए। और आप फिर इन कैमरा आप विजुलाइज कर सकते हो कि मेरी ये सेटिंग्स है तो इसके हिसाब से क्या आ रहा है। बिल्कुल। तो आप अगर मैनुअल से स्टार्ट करोगे तो मेरा सजेशन सबके लिए यही है, मैनुअल से स्टार्ट करो। जो स्टार्ट कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं किसी और मोड पे कर रहे हैं, ट्राई एंड शूट ऑन मैनुअल। मैनुअल का ISO इज वन ऑफ द गेम चेंजर। जो आजकल के नए कैमरा में बहुत अच्छी ISO कैपेबिलिटी है। तो ISO को ज्यादा यूज करने से बेटर ये है आप शटर स्पीड पे खेलो। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, मैंने देखा है लोग क्या करते हैं,
पास में बर्ड बैठा होगा, इवन देन दे आर शूटिंग ऑन 1600 1700 हाँ 2000 2000 बिल्कुल। शटर स्पीड पे, इट डजंट मेक एनी सेंस, यू विल लूज डिटेल्स। हम्म, शटर स्पीड आप जितनी कम रखोगे आपको उतनी बेटर डिटेल मिलेगी। सो दैट इज द ओनली थिंग, वो मैं फॉलो करता हूँ। मैं मेरे फोटोज कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने 1x20 इवन 1x15 पे भी खींचे हैं। बिल्कुल। सो और हैंड हेल्ड भी खींचे हैं। सो स्टेबिलिटी का इशू आएगा थोड़ा सा, बट 3-4 शॉट लोगे, एक शॉट स्टेबल आ जाएगा। प्रैक्टिस एक Absolutely. तो मतलब हम दिवाकर सर के साथ लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे तो हमने एक चीज़ बोली थी कि 1250 के आसपास की शटर स्पीड जो है वो आपकी सेट रहनी चाहिए, 1250 1600। करेक्ट और उस वाले सेशन में भी यही बोला था कि वो जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट है। करेक्ट वो स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि आप अगर एक्शन कैप्चर करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कैमरा आपने नीचे किया हुआ एकदम से उठा रहे हो करेक्ट। तो आप एक्शन कैप्चर कर पाओ। लेकिन अगर आप शॉट्स ले रहे हो पर्च बर्ड्स के और बर्ड्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, फिर तो आई थिंक गो टू स्पीड दिवाकर सर की है 1/100। हाँ सेम, मेरी भी वही 1/100 1/100 उसी पे जाते हैं। तो वो सेटिंग्स चेंज करनी ज़रूरी है बिल्कुल। भाई। अब एक चीज़ और बताओ मेरे को, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। मैं सुबह से आपके साथ घूम रहा हूँ, आपने दिल्ली एनसीआर, ठीक है, मैं 2018 से बर्डिंग कर रहा हूँ और एक ग्रुप है दिल्ली बर्ड फोटोग्राफर, आप भी उससे जुड़े हुए हो। जी बिल्कुल। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो पहली बार मैंने आपके फोटोग्राफ्स वहाँ देखने शुरू किए थे और 2018-19 के आसपास मैंने नोटिस किया था कि आप जो है दिल्ली एनसीआर में काफ़ी घूम रहे हो। ओके। लेकिन 2020 के बाद से मैं नोटिस कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में मूवमेंट आपकी बहुत कम है। कोई स्पेसिफिक रीजन है या दिल्ली एनसीआर ने कोई गलती कर रखी है? नहीं कोई रीजन नहीं है। एक्चुअली 2016-17 तक मैं वेस्ट दिल्ली रहता था। हम्म, सो वेस्ट दिल्ली रहने का प्लस पॉइंट ये था कि गुड़गांव एंड नियर बाय एरियाज में रीच काफी ज्यादा हो जाती थी, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली लोकेशनल एडवांटेज। फिर जब 2018 में नोएडा शिफ्ट हो गया, नोएडा में भी फार सेंट्रल नोएडा, तो उसके बाद से गुड़गांव आना रिलेटिवली थोड़ा कम हो गया। एनसीआर में तो मैं बर्डिंग कर ही रहा हूँ, धनौरी एंड सूरजपुर साइड तो फ्रिक्वेंट रहता ही है। गुड़गांव साइड यस थोड़ा चैलेंज है, आई एग्री, बट वैसे कोई चैलेंज नहीं है भाई। बस थोड़ा बाहर के भी रीजन से एक्सप्लोर किए हैं इस इन लास्ट 2 साल में, नहीं 2-3 साल में। आज का जो वीडियो रखने का जो रीज़न था ना, वो रीज़न यही था क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम भी अब हो गए 5-6 साल हो गए इस लाइन में, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है एक तो सेटिंग वाली साइड पे, दूसरा स्ट्रगल होता है बंदे का एक्सप्लोर करने पे एरियाज। करेक्ट। अब आप जिस इलाके में रहते हो, जैसे हम लोग एनसीआर में हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, डॉक्टर दिवाकर गुड़गांव में रहते हैं, आप नोएडा रहते हो, तो आसपास के एरियाज हमने एक्सप्लोर कर लिए। जब बारी आती है बाहर जाने की, आप दिल्ली से बाहर निकल रहे हो, आप चाहे गढ़वाल की तरफ जाओ, कुमाऊं की तरफ जाओ, हिमाचल जाओ, या फिर आप डाउन साउथ केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो नोटिस कर रहा हूँ मैं पिछले करीबन 3-4 साल से, आपका ना कैलेंडर सेट होता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ये मेरी फीलिंग है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसा है, लेकिन आपके साल के 2-3 ट्रिप ऐसे होते हैं जो आप ऐसे एरिया में निकलते हो जहाँ पे कि नॉर्मली जितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो बर्डर्स हैं या बर्ड फोटोग्राफर्स हैं, वो लोग उस चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते। दूसरा जो है, ये कैसे आप मतलब डिसाइड कैसे कर लेते हो कि यार आज चलो इस साल जो है मैं, जैसे आप अभी पीछे अंडमान निकोबार होके आए, उससे पहले आप केरला गए हुए थे, आपने वेस्टर्न घाट भी किया हुआ है, आपने सिक्किम भी किया हुआ है, आपने अभी अरुणाचल का एक ट्रिप करके आए हो आप, ठीक है। उत्तराखंड तो मेरे ख्याल में आपने कुछ छोड़ा नहीं है। उस वाले पॉइंट पे आऊँगा, उत्तराखंड की एक फोटो है, उसके बारे में मुझे जानना है आपकी। तो ये कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है आपका? यार हमारे पास ना बर्डिंग करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम्स हैं, आपको भी पता है। विंटर इज वन ऑफ द प्राइम टाइम्स। प्राइम टाइम। समर में एनसीआर में करने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज रहती नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली माइग्रेशन होता नहीं है इस टाइम पे, ओनली द रेजिडेंट बर्ड्स आर देयर। तो समर में प्राइम फोकस रहता है कि पहाड़ों पे चले जाएं, कन्वीनियंस रहता है कि हमारे एनसीआर की ज्योग्राफी से प्लस पॉइंट ये है कि इट्स ओनली विद इन द रेंज ऑफ 4-5 आवर्स। 5-6 घंटे में आप जाके आराम से कवर 200-250 किलोमीटर है बस। वीकेंड में आराम से ट्रिप बना के करके आराम से आ सकते हो, या एक दिन एक्स्ट्रा ले लोगे तो नथिंग लाइक इट। तो समर का कैलेंडर कोई फिक्स नहीं है, इट इज ओनली अब इतने 4-5-6 साल से बर्डिंग कर रहे हैं तो कनेक्ट बन गए, तो पता लगता रहता है कहाँ क्या साइटिंग चल रही है। साइटिंग चलती है तो उसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं कहाँ क्या बर्डिंग हो रही है। और जो ये लंबे वाले आउट स्टेशन ट्रिप हैं जो 2000-2500 किलोमीटर वाले, ये तो एडवांस में प्लान करने पड़ते हैं। तो और इनके बारे में कैसे करते हो? मतलब स्पीशीज के हिसाब से सोच रहे होते हो, जगह के मौसम के हिसाब से, वहाँ पे जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसके हिसाब से, मतलब बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है जब आपको एक जगह डिसाइड, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अभी पीछे चोपटा हो गए नवंबर में,
उससे पहले हम लोग कोटद्वार गए थे, मैं और दिवाकर जी, उससे पहले ताल छप्पर होके आए थे। तो हमारा जो है अभी जो है ना वो वाला शायद सिस्टम डेवलप मैं नहीं कहूँगा कि हो चुका है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व करते हो किसी चीज़ को करने के लिए। हमें 4 बर्ड चाहिए थी, हम लोग चौपटा निकल गए, ठीक है चलो चलते हैं करके आते हैं, ये हमने मिस किया हुआ है। राइट। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है जब आप जगह डिसाइड कर रहे हो और टाइम डिसाइड कर रहे हो? यार देखो, हम थॉट प्रोसेस तो मेरे ख्याल से आपका, मेरा, सबका, डॉक्टर दिवाकर का, सबका सेम ही है। जो रीजंस हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं, वहाँ पे एक तो बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल अलग है, और वहाँ पे नए बर्ड्स क्यों हैं, क्योंकि हैबिटाट अलग है। राइट। अब वेस्टर्न घाट करने के पीछे रीजन ये था, मैं ऐसे पर्सनली 16-17 बार गोवा जा चुका हूँ, अभी मैं आपको बता भी रहा था थोड़ी देर पहले, बट मैं बर्डिंग नहीं करता था तब। बट जब मैंने बर्डिंग करना स्टार्ट किया उसके बाद से सिर्फ 2 बार जा पाया हूँ, और वो दोनों फैमिली ट्रिप्स थे। अब फैमिली ट्रिप्स पे टाइम निकाला कैसे, क्योंकि गोवा जाओगे तो आप हाँ सही रात बात को है, जल्दी तो सो नहीं सकते, मतलब ही है ना? नहीं, बियर भी नहीं हो तो हाँ, मतलब वट बाहर जाना है, बियर पीनी, वट एवर द केस में भी, तो रात को आओ आप 1-2 बजे, जो भी पार्टी शार्टी करके 2 बजे 3 बजे जितने बजे भी सो जाओ, 2-3 घंटे की नींद लो। मेरा प्लान नहीं होता था, फैमिली साथ में है, उनको सोने दो, रेस्ट करने दो। सुबह 5 बजे उठे, निकल गए बर्डिंग करने, अपना 3-4 घंटा का बर्डिंग किया। बाय द टाइम वो उठ के रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होते हैं, तक हम आ जाते हैं वापस। ऐसे करके 2 गोवा के ट्रिप्स हुए। अरे वाह। उसके बाद अंडमान का ट्रिप प्लान किया, वो प्रॉपर इसलिए प्लान कर पाया क्योंकि हमने 6 महीने 7 महीने पहले प्लानिंग स्टार्ट किया था। और सेम इज द केस विद अदर ट्रिप्स, क्योंकि इसमें क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं जो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग हैं, बट लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं जो आपको रीजनेबल, एक तो प्राइसिंग भी एक फैक्टर है, क्योंकि आप इतनी दूर जा रहे हो तो इट्स अ वेरी हाई प्राइस ट्रिप। तो अगर आपको उसको बैलेंस करना है, थोड़ा एडवांस में प्लानिंग कर लो, यू मीट विद राइट सेट ऑफ पीपल, थोड़ा रिसर्च कर लो कि कौन राइट सेट ऑफ पर्सन है जो गाइड कर पाएगा आपको उस एरिया में बेटर तरीके से। और यूजुअली ये ट्रिप हमारे 6-8 महीने पहले प्लान हो जाते हैं। मतलब वही कैलेंडर वाली बात है, आप मतलब कैलेंडर आपका पहले लंबे प्रिपेयर हो जाता है लंबे सारा इनके लंबे ट्रिप्स का। यस। दिवाकर सर बैठे कैमरे के पीछे, ठीक है, तो दिवाकर सर आपके लिए वाली बात है, कैलेंडर में बोलता रहता हूँ, बना लेते हैं यार, एक जरूरी है हमारे लिए, अब जरूरी है वो। और लॉन्ग ट्रिप्स में प्रॉब्लम ये है ना कि जो अच्छे गाइड्स हैं, लोकल गाइड्स, लोकल उस एरिया को जानने वाले लोग, वो आपको 1-1 साल पहले, जैसे 2024 की अगर आप अरुणाचल की बात करो, यू विल नॉट गेट एनी गुड पर्सन इन 2024 आल्सो, सब बुकड है, उनका पूरा कैलेंडर ब्लॉक्ड है। तो ये मतलब तो ये बहुत आपको बहुत पहले से ही प्लानिंग करके चलना प्लान पड़ेगा। करना पड़ेगा। यस। अच्छा, कॉस्टिंग नॉर्मली जैसे आप करते हो, या जैसे आप अंडमान गए, या आपने, चलो गोवा, मैं ये नहीं कहता गोवा इज समथिंग के इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने पड़े इन टर्म्स ऑफ कम्यूटिंग, आने जाने में ज़्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है। राइट। लेकिन अंडमान निकोबार है, मतलब वो तो हिंदुस्तान दूसरा से दुनिया भी अलग ही बिल्कुल ही बिल्कुल एक कोने में है, बिल्कुल। ठीक है, इधर आपका नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है, बिल्कुल अलग ही दुनिया है। तो प्राइसिंग पॉइंट क्या रहता है नॉर्मली, एक बॉल पार्क फिगर के आपके, जैसे गोवा है, गोवा का अगर, क्योंकि मैंने गोवा में की हुई है, तो अगर मैं कहूँ तो गोवा में आप लेके चलो, अगर आप 4 दिन की बर्डिंग कर रहे हो, आपने गाइड हायर किया हुआ है, तो आना जाना अगर आप एक्सक्लूड कर दो, तो लोकली आपके पास एक गाड़ी चाहिए आपको और एक गाइड चाहिए। करेक्ट। आपका दिन का खर्चा 5 से 6 हज़ार के आसपास का है। करेक्ट। एक बंदे का। करेक्ट। और अगर आप 2 या 3 बंदे हो तो वो थोड़ा सा और कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये गोवा की बात है, अंडमान बिल्कुल अलग कोना, अरुणाचल अलग कोना, वहाँ पे क्या मतलब प्राइस पॉइंट क्या रहता है, कुछ आइडिया? यार प्राइस पॉइंट में ना बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, नहीं, बॉल पार्क फिगर है बस के यार, 50-60 हज़ार रुपए, 70 हज़ार रुपए, इतने तो आप सोच के ही चलो, मान के चलो कि 40 हज़ार 50 हज़ार का तो खर्चा होगा ही होगा, उस हिसाब से बॉल पार्क फिगर। देखो, जब मैंने अंडमान का ट्रिप प्लान किया ना 1 साल पहले, मैंने जब लोगों से पूछा कि अंडमान ट्रिप्स में क्या एक्सपेंडिचर आता है, तो मुझे ऑन एन एवरेज फिगर मिली थी 50,000 से 60,000 के आसपास खर्चा आएगा एक्सक्लूडिंग फ्लाइट्स। दिस इज द एवरेज फिगर, 7 दिन का टूर 50 से 60,000 रुपए खर्चा लगेगा। बट फिर थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे मैं रहता हूँ थोड़ा एक्टिव, बीच में 1 साल नहीं था, बट यूजुअली मैं एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो लोगों से कनेक्ट हुआ वहाँ पे। आई मेट विद अ लोकल फेलो जो मतलब who is younger to me in terms of age, but उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है in terms of understanding the biodiversity, understanding the local habitat, और लोकल है वहाँ पे। So I connected with him, उसने बोला मैं टूर कराता हूँ, तो मैंने 1-2 जगह से फीडबैक और लिया, बिकॉज मुझे पता नहीं कैसा है, फीडबैक उसका अच्छा मिला। 1-2 लोगों ने बोला हमारा क्लोज फ्रेंड है, हम इसके साथ होके भी आए। Then I booked with him, और मेरा ट्रिप अंडमान का it happened in 35,000 including flight। मतलब वही है, मतलब सो थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको करना पड़ेगा पहले, थोड़ा सा, हाँ, अपनी मेहनत करनी है भाई, हमारे चक्कर में मत रहना, अपनी मेहनत बहुत जरूरी है। क्योंकि आप बोलो कि यार विशाल भाई ने बोला था कि 35,000 में मेरा होगा था, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा? विशाल भाई ने 1 साल मेहनत करी इसलिए 35,000 में हुआ है। तो
फैक्ट है भाई, मतलब नहीं, आपका थोड़ी सी रिसर्च जरूरी है। जब इवन अरुणाचल के ट्रिप के लिए भी ना, अरुणाचल के ट्रिप में भी ऑन एन एवरेज अगर आप बात करोगे तो कॉस्टिंग जो जाती है वो अराउंड 45-50 के आसपास नॉर्मल लोग कोट करते हैं, एक्सक्लूडिंग फ्लाइट। हमने किया हमारा अराउंड 32-33 के आसपास कॉस्टिंग किया एक्सक्लूडिंग फ्लाइट। रीजन रिसर्च थोड़ा सा एडवांस में कर लिया था बुकिंग, और हमें बिकॉज हमने एडवांस में किया था तो हमारी फ्लाइट भी रीजनेबली मतलब हमें इकोनॉमिक पड़ गया। हाँ। सो तो विशाल भाई, अब देखो मतलब आप ये कर रहे हो, अब हम दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं, अभी हम लोग मांगर में बैठे हुए हैं, ठीक है। मांगर इज ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, गुड़गांव एंड फरीदाबाद, फरीदाबाद में आता है। बहुत प्यारा फॉरेस्ट है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अब आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो हमें वो समझ में आता है। करेक्ट। हम लोग सुल्तानपुर जाते हैं, वहाँ पे भी हम रेगुलरली जा रहे हैं, तो हमें वहाँ का भी माहौल पूरा समझ में आता है। लेकिन जब आप अंडमान पहुँच गए, ठीक है, या फिर आप सिक्किम पहुँच गए, आप आउट ऑफ दिल्ली, वो एरिया जहाँ पे आपने कभी पैर ही नहीं रखा, करेक्ट। वहाँ पे जब आप पहुँच रहे हो तो वहाँ का तो टोपोग्राफी बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल जंगल किस किस्म का होगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, पता नहीं है, यूट्यूब वीडियो आप देख लोगे, लेकिन यूट्यूब वीडियो में आपको वो एक्चुअल पिक्चर नहीं फील नहीं मिलेगा। आती, करेक्ट आपको नहीं पता लगता। करेक्ट। तो वहाँ जाने के बाद क्या चैलेंजेस फेस करते हो आप? यार ये लोकल एरिया की थोड़ी सी रिसर्च, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बर्डिंग गाइड पे रिसर्च करोगे, कौन किसके साथ जा रहे हो उस पर रिसर्च करोगे, थोड़ा सा एरिया पे भी रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम अंडमान अरुणाचल गए थे रिसेंटली। सो अरुणाचल ट्रिप पे जाने से पहले वी डिड थॉरो रिसर्च कि अभी मौसम कैसा है वहाँ पर। वी गॉट टू नो बिफोर हैंड, 15 दिन पहले हमको पता था कि अप्रैल इज रिलेटिवली ड्राई वेदर, इतना बारिश नहीं रहता है। ऑफ एंड ऑन थोड़ा बहुत कभी हो गया, बट यूजुअली इतना बारिश नहीं रहता है। 15 अप्रैल के बाद थोड़ा बारिश स्टार्ट होता है। बट हम गए तो हमारे जाने से पहले हमको पता लग गया कि वहाँ पे अभी बहुत बारिश चल रहा है, और हमने कहा प्लान बनाया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर इट। तो हम पूरा प्रिपेयर होके गए, लाइक वी हैड रेन जैकेट, रेन पैंट्स, रेन वाटर प्रूफ शूज, कैमरा का रेन कवर, एवरीथिंग वी कैरीड। और वो प्लस पॉइंट ये हुआ जो हमारी थोड़ी बर्डिंग हुई, बिकॉज हमारे 6 दिन के टूर में 4 दिन तो बारिश ही हुई है। तो बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड, हम सारा प्रोटेक्टिव गियर लेके गए थे अपने साथ। सो हम 4 दिन कुछ बर्डिंग कर पाए, मतलब एटलीस्ट 10-10, 15-15, 20-20 बर्ड तो हमने की बारिश के बाद भी, क्योंकि हम बारिश में भीग के भी काम कर रहे थे। बर्ड कम आ रही थी, वो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट हम स्टिल वी वर एबल टू क्लिक समथिंग। तो थोड़ा सा आपको उस एरिया की रिसर्च करनी जरूरी है। अपना जो लोकल बंदा है उससे बात करो जाने से पहले, एटलीस्ट 2-3 दिन पहले कोई एक ग्रुप क्रिएट करो, आस्क हिम क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सिक्किम नॉर्थ ईस्ट जाओगे आपको डॉक्यूमेंट भी फर्निश करने पड़ेंगे, परमिट भी लेना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट चाहिए आपको, तो वहाँ पे बिल्कुल हर एक जगह जाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि वो उठा के निकल जाओ। बिल्कुल। तो फोटोग्राफ्स कैरी करना है, वहाँ पे पता लगा आप पहुंच गए, आपके पास फोटो नहीं है, लास्ट मोमेंट पे यू आर स्ट्रगलिंग, अब वहाँ फोटो कहाँ क्लिक कराओ जंगल में। सही बात है, 10-15 फोटो तो साथ में लेके जाना। 3-4 फोटो, 10-15 तो क्या सिक्किम होके आया था, मुझे पता है, नाथुला पास जाने के लिए बड़ी मेहनत लगी थी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं भी वहाँ पे स्ट्रगल कर चुका हूँ इसीलिए। सो ये सब चीजें हमने खुद से पूछी, और थैंकफुली जो बंदा था हमारे साथ उसने भी हमें अच्छे से गाइड किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा भाई, ये सब है। अब जैसे आप फोटो खींच रहे हो एक जगह पे खड़े हो आप, गाइड आपके पास में है, गाइड आपको लेके गया, फोटो कर रहे हो आप जंगल में। जनरली जब आप किसी भी फॉरेस्ट में खड़े हो, एक होता है ना कि दिमाग में एक ये रहता है कि यार सिर्फ गाइड नहीं सेटिंग करता। बिल्कुल। आप हो, गाइड है आपके पास, आप टोटली, मेरे हिसाब से टोटली गाइड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते आप। बिल्कुल। तो जब हम यहाँ पे भी बैठे हैं, तो अभी हम सुबह से बर्डिंग कर ही रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है सुबह से हमने एक रेयर बर्ड तो हमने लिया है, बिल्कुल, ठीक है, जो कि नॉर्मली इस एरिया का नहीं है, पैसेज माइग्रेंट है, अभी वो पहाड़ों की तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे मिल गया। वो कल मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता। वो एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, या आपका अपना एक तरीका है, योर ओन वे, जिसमें कि आप जंगल को एक्सप्लोर कर रहे हो बर्ड ढूंढने के लिए? तो अगर वो कोई तरीका है तो वो क्या करते हो, और अगर आप गाइड पे डिपेंडेंट तो गाइड के लिए आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं? यार गाइड के साथ जब हम पहले मिलते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ पहले ही अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब ग्रुप की, और हम 3-4-5 जो भी लोग जा रहे हो, तो हमारी ये तो हमारा म्यूचुअल डिस्कशन हो ही जाता है जाने से पहले। आई एम श्योर आप लोग जाते हो तो आप भी तो करके जाते हैं, बर्ड लिस्ट तो बना के जाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो हमने अपनी टॉप 10 लिस्ट बता दी कि भाई मुझे ये मेरा मेन टारगेट है, इसके हिसाब से तुम अपना ड्राइव करो टूर। अब उसके हिसाब से हम टूर पे चल रहे हैं, कोई एक पॉइंट आया जहाँ पे आपको लग रहा है एक्टिविटी है, आप वहां उतर गए। अब यू कैन नॉट वेट कि अब भाई गाइड बताएगा तो मैं कैमरा उठाऊंगा, राइट? तो 2 आदमी इधर खड़े हो गए, 2 आदमी उधर खड़े हो गए, मे बी इधर कुछ अलग बर्ड आ रहा है, उधर कुछ अलग बर्ड आ रहा है।
आपको ये तो अब विजिलेंट रहना ही पड़ेगा फील्ड में, हम्म, तभी आप बर्ड क्लिक कर सकते हो। और तो थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट बर्ड कॉल्स, कि क्या कॉल आ रहा है तो क्या पॉसिबल बर्ड है, थोड़ा सा वो तो अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। बेसिकली रिसर्च है, और यस, मतलब बहुत रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि आसान है कि आप बस गए और गाइड को बोला भाई साहब वो रेडनेक फैल्कन दिलाओ मिल गया। ऐसा नहीं होगा। तो वो जब आप तब कर सकते हो अगर आप बिल्कुल नोविस हो, मतलब बिल्कुल नए हो, आपको पता नहीं है, बिल्कुल बर्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता, देन यू कैन ऑलवेज, यू हैव नो अदर ऑप्शन। लेकिन उसमें फिर गाइड भी आपका फायदा उठाएगा। बिल्कुल उठाएगा। वो आप अगर गाइड पे डिपेंडेंट हो तो गाइड आपका पूरा फायदा उठाता है, ये हो चुका है कई बार। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सबके साथ होता है। हाँ। सो उसका प्लस, उसका एडवांटेज यही है, अगर आप गाइड को पहले ही ब्रीफ कर दोगे ना कि ये मेरी 10 बर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में, तो वो समझ जाएगा कि भाई रिसर्च करके आया बंदा, इसको हम्म। पता है कि मैं इस ट्रिप पे आया हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। अच्छा, जैसे हम लोग नॉर्मली, जैसे मेरे जो साथ में हैं नॉर्मली डॉक्टर दिवाकर और डॉक्टर उपेंद्र होते हैं मेरे साथ में, और भी लोग होते हैं, बट जनरली जब मेरे ट्रिप बनते हैं तो हम तीनों के ही बनते हैं। राइट। अ, मेरा मतलब पर्सनली ये मानना है कि आप जब ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो, फ्यूअर इज बेटर। एब्सोल्युटली। जितने कम लोग हैं उतने बढ़िया हैं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि कितने लोग, मतलब हाउ मेनी इज टू मेनी इफ यू आर गोइंग ऑन दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव ट्रिप्स? कितना, कितने लोगों को लेके जा सकते हो, और कम लोगों में एडवांटेज क्या है, और अगर ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग मतलब वो आपका जो फिगर, आपका प्रेफर्ड फिगर है उसके हिसाब से ज़्यादा लोग हैं तो उसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? यार हम ना यूजुअली प्रेफर करते हैं कि 4 लोग हों, एक गाइड हो। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि ट्रिप थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अगर हम्म। आप 2 लोग जाओगे तो इट विल बी रिलेटिवली मच हायर इन हाँ टर्म्स ऑफ हाँ, कॉस्ट। ऑब्वियस बात है। सो 4 लोग के साथ प्लस पॉइंट ये है ना, 4 लोग मुझे पर्सनली, मेरे को ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा है ना कम है। और हम लोगों का 4 लोगों का ग्रुप भी बना हुआ है एक। हम्म। सो गौरव भाई, सत्यजीत भाई, गौरव भाई हैं, सत्यजीत पंकज भाई जी हैं, हैं, पंकज भाई हैं। हम लोग इनके साथ, मतलब यूजुअली एक क्लोज एंडेड ग्रुप है, तो हम यूजुअली लोकल जाएं या बाहर जाएं हम साथ ही जाते हैं। तो 4 लोगों के एक अंडरस्टैंडिंग भी, एक लाइक माइंडेडनेस होती है, मतलब आप बंदे को समझ जाते हो कि हाँ यार ठीक है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा है तो सामने वाला बंदा कुछ संभाल लेगा। फटेगा नहीं, संभाल लेगा। है ना। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो 4 लोग मेरे हिसाब से, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है मोर देन एनफ। मोर देन एनफ है। क्योंकि हम 5-6 लोग भी जा चुके हैं और उस ट्रिप में कुछ नहीं हुआ है, बर्डिंग कुछ नहीं होती है 4-5-6 लोगों में, मतलब 5-6 लोगों में वो गड़बड़ होता है, मस्ती मैस होती होता है, है, मस्ती मैस होती होता है, है। और उसके बाद फिर किसी न किसी चीज पे तू में होती होती है, है। करेक्ट। डिफरेंसेस हो जाते हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होती है भाई। तू मैं तो एक अलग पार्ट हो गया, वो तो ठीक है, नहीं, 4-6 लोगों में मैं तो मतलब इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि आप आपस में लड़ाई वड़ाई कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ज्यादा लोग हो जाते हो बेसिकली, तो राइट, होता क्या है कि आप फील्ड पे हो, ज्यादा लोग हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्ड जो है वो आपसे दूरी रहेगा। दूर ही रहेगा, आपके बिल्कुल, पास नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि आपको शॉट नहीं मिल रहा है, आपने पूरा दिन लगा दिया, शॉट ही नहीं मिल रहे। एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में भर जाती है फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल, बढ़िया वाली। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो अगर आपका हफ्ते भर का ट्रिप और आपके साथ 3 दिन 4 दिन ये हो गया, वो फ्रस्ट्रेशन एक बार जरूर निकलती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। अब वो उसमें चाहे वो आपस में आप मतलब एज डिफरेंसेस हैं। एज ए अडल्ट बैठ के आप डिस्कस करके निकाल रहे हो या कि यार तेरी ये गलती है, तेरी गलती है, और आपका ग्रुप इतना अच्छा है कि वो अपनी गलती ओन भी करे। करेक्ट। या फिर ये होता है कि नहीं तूने किया, तेरी गलती थी, मेरी नहीं थी। अब वो जो सारी चीजें हैं, फाख्ता है, नहीं वो फाख्ता नहीं है, कुछ और है ये। शिकरा, शिकरा है, शिकरा है। शिकरा। सॉरी यार, शिकरा आ गया था, तो बर्ड फोटोग्राफर है ना, थोड़ा सा मतलब विजिलेंट, है बी ये विजिलेंट। है ये दिक्कत। पकड़ना भाई जरा, सामने बैठा है। इसीलिए ले बस लो भाई, आप कैमरा लो। उठा लिया मैंने। विशाल भाई वैसे आपका भी बनेगा ये बहुत अच्छा फ्रेम। उड़ने वाला है। मेरा लेंस कैप लगा हुआ है। क्या बात है, हमें शॉट देने के लिए रुका था, भाई हमें शॉट देने के लिए हमें रुका था। शॉट देने के लिए आया था ये, बहुत समझदार बहुत ही समझदार था। ये फोटोग्राफ्स जो भी अभी हमने लिए हैं, अभी आपको नजर आएंगी स्क्रीन पे। तो अच्छा, फोटोग्राफ्स चल ही रही है। ये जो अभी आप फोटो देख रहे हो ना, ये एक फोटो है शिकरा की जो मेरी है। बाकी सारी फोटोग्राफ जो है विशाल भाई की, एक भी फोटो मेरी नहीं आ रही है इसमें। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जितनी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो सारी विशाल भाई की। और मैं तो भाई पिछले 6 साल से देख रहा हूँ, और मैंने बहुत फॉलो किया इनके फोटोग्राफ्स को, और मज़ा बहुत आता है। और क्योंकि आउटस्टेशन ट्रिप करते हैं तो रेयर रेयर बर्ड्स आते रहते हैं। और रेयर बर्ड्स का मतलब ये है, वो मतलब मैं तो जा नहीं रहा,
उस जगह पे, तो इनकी फोटो देख के मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ यार ये वाला बर्ड लेना है किसी दिन। लिस्ट कहाँ है, वो फोन में लिख लिया एक जगह पे यार, हिमालयन आउल। तो भाई हिमालयन आउल से याद आया, आपका एक हिमालयन आउल का फोटो है ये वाला, क्या स्टोरी है इसके पीछे की? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है इस लोकेशन पे हिमालयन आउल लेने वाले शायद 4 या 5 ही लोग हैं, और वो 4-5 लोग इसलिए हैं क्योंकि आप सबसे पहले थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो क्लोज्ड ग्रुप है वो है, और एक बंदा और है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा अभी। यही लोग हैं जिन्होंने उस लोकेशन पे इतना क्लियर वो शॉट लिया। तो क्या मतलब क्या कहानी है इस आउल की, क्या है ये आपने मतलब पाला हुआ है, फीड कराते हो, या कोई काला जादू आता है आपने? मतलब यार ऐसा थोड़ी होता है कि साल में आप 4 बार जाओ, 4-5 बार आप उस सेम आउल की फोटो लेके आओ, वो भी फैमिली के साथ। यार कोइंसिडेंस बोल लो या फिर कृपा बोल लो ऊपर वाले की, जो भी बोल लो, वट एवर द केस में भी, बट एक्चुअली क्या था कि माई ब्रदर यूज टू लिव इन लैंसडाउन, अभी तो शिफ्ट हो गया देहरादून, बट उसके घर गया था मैं समर वेकेशन फैमिली के साथ। तो सडनली वॉक कर रहे थे आफ्टरनून में, तो सडनली एक पेड़ पे बहुत सारा बेबलर्स का कॉल आया। तो मैंने कहा यार बेबलर्स का कॉल है, बेबलर्स का कॉल मतलब क्या हो सकता है पॉसिबली, वही अपना बर्डिंग दिमाग बाय द जाता। हैबिट, बर्डिंग की बेबलर की कॉल आ रही, तो मतलब कुछ तो होगा। हमें लगा कि मतलब देयर कुड बी एनी स्नेक और समथिंग, जिसको देख के ये इतना ज्यादा चिल्ला रही है। तो फिर स्पॉट किया तो देखा कि एक आउल बैठा हुआ है। अब उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आया ये कौन सा आउल है, बिकॉज वो डेंस के अंदर घुसा हुआ था। फिर मैंने पिक्चर लिया, रिकॉर्ड शॉट, एंड आई पोस्टेड इट। तो पता लगा कि हिमालयन आउल है। फिर उसके बाद बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो एडवांटेज था हमारे पास कि वी कैन स्टे एनीवेयर एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ये मतलब ये तो वर्क फ्रॉम होम वालों की तो बड़ी अच्छी किस्मत है, अपने साथ नहीं है ये। जाना ही पड़ता है ऑफिस, जो मर्जी हो जाए। हाँ, तो अभी तो उस टाइम क्या था, 2 महीने तक आई वाज देयर इन लैंसडाउन, और वो हिमालयन आउल मेरे भाई के घर से बिल्कुल पास में एरिया था, और इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया बिकॉज लैंसडाउन इज अ कैंटोनमेंट एरिया। आर्मी कैंट है। हाँ, सो वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि सिविलियन के आने की परमिशन नहीं थी, अगर आओगे तो परमिट चाहिए। और बिकॉज मेरा भाई रह रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं रोज सुबह यही करता था, सुबह जाके देखता था उसको। तो वो कहीं ना कहीं मतलब 2-4 पेड़ों में कहीं कहीं ना कहीं बैठा मिल जाता था। 3-4 दिन के बाद रियलाइज कि वो बार बार ना एक पेड़ में जा रहा है शाम को, और फिर वहां से बाहर निकल जाता है। तो मैंने वो वाला पेड़ स्कैन किया, पता लगा 2 नेस्लिंग थे उसमें। ग्रेट। तो वो नेस्लिंग बिल्कुल मतलब बहुत ही छोटे एकदम, बिल्कुल मतलब लगा था कि अभी भी नेस्ट से बिल्कुल बॉल ऑफ फर, बिल्कुल छोटे छोटे। बिल्कुल बाहर आए हैं अभी। एंड 2-3 दिन मैंने उनको ऑब्जर्व किया, दूर से ऑब्जर्व किया, बिकॉज मुझे लगा था कहीं इनको थ्रेट ना हो जाए। हाँ। सो दूर से ऑब्जर्व किया तो वो उस पेड़ में ही बैठे हुए थे, और ये आउल शाम को शायद जाके उसको फीड कराते होंगे, अडल्ट आउल दोनों। तो ये स्टोरी थी उसकी। उसके बाद हम 2 महीने तक ऑब्जर्व करते थे। दे बिकेम सो कंफर्टेबल कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो मेरे बगल में आके बैठ के कैटरपिलर खा रहा है उठा के, एंड फिर उड़ के जा रहा है। तो यूजुअली क्या होता है ना, हिमालयन आउल के दिन के शॉट मिलने मुश्किल है भाई हिमालयन आउल मिलना मुश्किल है। मतलब मैंने जितने लोगों से सुना है, सब ये कहते हैं कि हिमालयन आउल को हिमालयाज में स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। नहीं, मतलब नॉर्थ में थोड़ा मुश्किल है, ईस्ट में तो इट इज रिलेटिवली अच्छा। कन्वीनियंट। ईस्ट में हम अभी गए थे अरुणाचल में, तो अरुणाचल में भी आराम से मिले हमें इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल मिले, और बहुत कन्वीनियंटली मिले। बट नॉर्थ में स्पॉट करना थोड़ा मुश्किल है। तो और दिन में स्पॉट करना तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली नॉकटर्नल, राइट। तो बट बिकॉज हमें पता था वो कहाँ है, और मतलब उसको ऑब्जर्व करते रहे, तो आई थिंक वो भी हमें देख देख के कंफर्टेबल हो गया था। आपका मैंने शॉट देखा है, वो 12,800 ISO पे जो आपने उसका लिया हुआ है, और शटर स्पीड भी वही 1/25 है, ऐसे कुछ है। करेक्ट। अमेजिंग शॉट। और ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मैंने प्रोसेस शॉट देखा है, लेकिन इतना तो एक्सपीरियंस हो गया, प्रोसेस शॉट देख के पता लग जाता है कि टेक्निकली इट वाज अ परफेक्ट शॉट। हाँ, मतलब चैलेंज क्या था भाई, चैलेंज लाइट, सबसे बड़ा चैलेंज लाइट। क्योंकि क्या होता है, आउल जब निकलता है ना बाहर, क्योंकि वो दिन में छुपा रहता है, आपको दिख रहा है, बट आप फोटो लेके करोगे क्या? बिकॉज आपको या तो फिर खाली फेस दिख रहा है, या विंग दिख रहा है कुछ पार्ट, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस, राइट। तो हम उसको छोड़ ही देते थे दिन में। हम शाम को जब वो एक्टिव होता था, तब एक्टिव होने के टाइम पे मैं भी अपना एक्टिव हो जाता था, और जब वो बाहर आते थे तो अंधेरा होता था ऑलमोस्ट, मतलब सनसेट हो गया है, माइल्ड सी लाइट है। पहाड़ों में तो वैसे भी जल्दी होता है, माइल्ड सी लाइट है, अराउंड 6-6:30 बज गया है। सो हमारे पास फ्लैश मार के मैं करता नहीं बर्डिंग, क्योंकि मेरा पर्सनली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ्लैश मारोगे, देन इट बिकम्स इट्स अ टॉर्चर फॉर बर्ड्स। थोड़ा सा वो एथिकल वाला जो लाइन है ना, वो हाँ, मतलब क्रॉस
एथिक्स में तो क्या ही जाओ, बहुत बड़ी डिबेट, वो अलग डिबेट है। नहीं वही मतलब But, अगर वो हाँ, फाइन लाइन है उसको, करेक्ट, वो आपका अपने ऊपर है कि आप उसे क्रॉस करके जा रहे हो नहीं जा रहे हो, और वो आप उसको लाइन मानते हो भी नहीं मानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट तो स्टिल हाँ, मतलब अगर एक बर्ड है उसके नेस्ट पे बैठा हुआ और उसके ऊपर टॉर्च मार रहे हो आप, तो वो करेक्ट, कहीं ना कहीं तो गलत है ही। बिल्कुल। तो मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी फ्लैश मार के, टॉर्च मार के खींचने की, क्योंकि वो आसपास के एरिया में ही कहीं हंट करते थे, रोडेंट पकड़ते थे, खाते थे। बट आपने रात का एक भी शॉट नहीं देखा होगा, नहीं। क्योंकि मैंने क्लिक ही नहीं किया रात में। मैंने कहा छोड़ दो यार, शाम को बहुत शॉट देके जा रहा है, क्या करना है, अननेसेसरी डिस्टर्ब सही करें बात, उसको। बिल्कुल सही बात है। सो हमने इवनिंग में उसको 15 मिनट की विंडो मिलती थी रोज, 10-15 मिनट की। जब वो निकल के बाहर आया और हल्की सी लाइट है, आईएसओ वाज द ओनली होप। तो 12800 मेरा कैमरा वही है, 12800 इज द मैक्सिमम आईएसओ रेंज। तो 12800 आईएसओ पे क्लिक किए मैंने शॉट्स, और कुछ एक शॉट ऐसे हैं जो मैंने पोस्ट नहीं किए हैं अभी, विच आई विल शेयर विद यू टू शेयर विद द हाँ सर, व्यूअर्स, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कि 1/10 और 1/15 पे भी क्लिक किए मैंने, और +2 ईवी पे। तो थोड़ा नॉइस पार्ट लगेगा आपको, बट इट इज स्टिल मैनेजेबल। नहीं नॉइस, जहाँ तक मेरे को लगता है कि नॉइस इतना डिस्ट्रक्शन आपको ना इतना वो दिक्कत नहीं देती है आपको नॉइस, अगर ओवरऑल इमेज में जो जो फील है ना, अगर वो फील आ रही है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि नॉइस उसमें आपको कोई दिक्कत देगी। नहीं, दिक्कत पता है क्यों आती है? दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आउल या कोई भी बर्ड स्पीसी आपके बिल्कुल पास तो होता नहीं है, दे आर रिलेटिवली फार, डिस्टेंस तो मेंटेन करके रखते ही हैं। तो आप जब अंधेरे में पिक्चर क्लिक करते हो ना, तो फोकस ही नहीं होता कई बार तो। हाँ वो तो इशू है, वो हाँ, लाइट नहीं है तो फोकस का इशू है ना, बिल्कुल फुल मैनुअली करना पड़ता है, कुछ और तरीका बिल्कुल। है नहीं उसका दूसरा। सो जब आप वैसे करोगे तो आपको थोड़ी नॉइस तो मिलेगी इमेज में, इतने हाई है बट ठीक है, वो यू कैन मैनेज, ऑलवेज मैनेज इट। अच्छा, और कोई स्टोरी आपकी ऐसी जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ, कोई इंटरेस्टिंग किसी ट्रिप की, किसी फोटोग्राफ की स्टोरी जो आपको लगे हाँ यार ये वाली स्टोरी, ये चीज़ जो है लाइफ में दोबारा नहीं होगी मेरे साथ? यार मेरे साथ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, जिसकी वजह से मैं बर्डिंग में घुसा एक्चुअली। तो ये हुआ था 2016 में, जब मैं नजफगढ़ फील्ड्स में, अमरजीत सर ने जब थोड़ा बसाई वेटलैंड दिखाया, उसके बाद मैं हितेश के साथ गया, हितेश चावला अपना। हितेश चावला जी के साथ। हाँ, तो उनके साथ बर्डिंग स्टार्ट की थी मैंने, मतलब एज इन ही वाज काइंड ऑफ 2-3-4 इयर्स एक्सपीरियंस। अच्छा, आप रहते भी उसी साइड में थे जनकपुरी तो रहता, पड़ोस में ही थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ बर्डिंग स्टार्ट किया, तो मैं फील्ड में गया एक बार उनके साथ, तो मैंने देखा दूर एक सारा स्क्रीन दिख रहा था। अब सारा स्क्रीन मैंने क्लिक नहीं किया था तब तक, तो सारा स्क्रीन का शॉट लेने के लिए मैं बैठ गया नीचे, काफी दूर था वो। फिर व्यू फाइंडर में देखा, तो देखा एक छोटा सा बर्ड सारा स्क्रीन पे बार बार चार्ज कर रहा है, मतलब ऐसे घूम के आ रहा है, फिर सारे स्क्रीन पे, सारे स्क्रीन डिस्टर्ब हो रहा है उससे। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। हमारे साथ एक फील्ड गाइड सूबे सिंह वो भी थे, हाँ वो तो महान आदमी, वो भी थे साथ में। अमेजिंग गाइड। तो वो बोलते हैं कि आप ध्यान से देखो क्या है ये। तो मैंने ध्यान से देखा, तो वो जो बर्ड था उसका नाम बताया उन्होंने, ओरिएंटल प्रेटनकोल। ओरिएंटल प्रेटनकोल सारस को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, बिकॉज सारस वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट्स नेस्ट, जो जमीन पे उसने एग्स ले किए हुए थे। तो वो मेरे को लगा यार, मैंने कहा यार इतना छोटा बर्ड इतने बड़े बर्ड को चैलेंज कर रहा है। मैंने क्लिक किए हैं कुछ फोटोज, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है। सो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मुझे बर्डिंग में मतलब घुसाया। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, हमने आउट ऑफ नो अंडरस्टैंडिंग हमने सारस की तरफ वॉक करना स्टार्ट किया। देन उसने प्रेटनकोल ने सारस को छोड़ दिया, और उसने क्या किया, वो बहुत स्मार्टली हमारे पीछे आके बैठ गया, और पीछे भी कितना 15 फीट दूर। सो अब हम टर्न हो गए, हमने पिक्चर क्लिक की उसकी, फिर वो उड़ा 20 फीट दूर जाके बैठ गया, हम थोड़ा और पीछे चले गए, फिर वो उड़ा थोड़ा और पीछे ले गया। वो ये करके हमको हम उसके नेस्ट की तरफ जा रहे थे, वो हमें अपने नेस्ट से दूर ले गया। दिमाग देखो यार, मतलब इतना सा तो बर्ड है वो, इतना सा दिमाग कितना तेज है कि आपको वो अपनी विश पे आपको दूर लेके गया। और वो अच्छे से फोटो क्लिक करते करते मतलब हमको दूर ले गया डिस्ट्रैक्ट करके। मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और उसके बाद मैं घुस गया बर्डिंग में। और एक हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ, हम सुल्तानपुर झांझोला वाले गांव में घूम रहे थे, रेन कोयल करने के लिए गए थे हम। मैं अभी उसी वाले पे आया था, अभी दिवाकर सर ना पीछे से मुझे बता रहे हैं, आपने देखा होगा, ये दिखा रहे थे। मैं एक्चुअली अगला सवाल मेरा वही था सर, हाँ मेरा यही सवाल था। वही दिल्ली एनसीआर में एक ही बंदे हो आप जिसने सबसे पहले यहाँ पे फ्लोरिकान देखा है। मतलब है 3-4 लोग और भी नहीं हैं। वो आपके साथ ही थे ना, मतलब जहाँ तक जो मेरी नॉलेज है, जो मुझे बताया गया है कि सबसे पहले आपने स्पॉट किया था, आइडेंटिफाई भी शायद आप ही ने करवाया था उसे। हाँ, मैंने एक्चुअली क्या हुआ था, वो एक्सीडेंटल साइटिंग थी। सो उस टाइम भी सूबे सिंह जी साथ में थे हमारे तो साथ में चल रहे थे। उन्होंने कुछ स्टोरी बताई ऐसे कि यहाँ पे कभी लेसर फ्लोरिकन दिखते थे, ये था वो था। तो वी वर लाइक कि ठीक है भाई, बहुत पुरानी बात होगी, 15-20 साल पुरानी, क्योंकि अब पिछले 10 साल में तो हमने सुना नहीं, मतलब कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। बिल्कुल। सो लेसर फ्लोरिकन की बात आई, सडनली एक जगह हम जाके रुके, एंड
एक बड़ा सा बर्ड निकला झाड़ में से और उड़ा। अब मैं ड्राइविंग सीट पे था, यूजुअली मैं ड्राइव करता हूँ, तो मैं ड्राइविंग सीट पे था, थैंकफुली वो बर्ड ऐसे निकल के पीछे से ऐसे घूम के चला गया। तो जब वो ऐसे गया तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी मिली एक फोटो लेने की। सो आई जस्ट क्लिक। वो 150-200 शटर स्पीड थी, वो कोयल जिस पे खींच रहे थे उसी पे मैंने वो फ्लोरिकन की फोटो ले ली। तब तक पता नहीं था फ्लोरिकन है। एंड वो देखा था उसको तो मेरे को लगा यार ये तो कुछ डिफरेंट ही लुकिंग बर्ड है, इट कैन बी बस्टर्ड फैमिली, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके आस्क आईडी पे वहीं से पोस्ट कर दिया, एक अपना ग्रुप है फेसबुक पे, आस्क आईडी ऑफ इंडियन बर्ड्स। तो उस पे लोगों ने बहुत लैग पुलिंग किया कि तुमने तो ये फोटो खींच के डाल दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, ये तो यहाँ मिलता ही नहीं है। देन फिर फोटोग्राफ पोस्ट की। इससे फिर वो पता लगता है ना कि लोगों को उम्मीद भी नहीं है कि यहाँ पे आपको मिलता है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मुझे नहीं पता था उसके बारे में। हुआ क्या था कि मैं नया नया था और आप सुधीर भाई के साथ थे। हाँ जी। तो उनसे भी मेरी बातचीत थी नहीं उस टाइम पे बिल्कुल भी जी। और जो है मैंने अखबार खोला घर पे अच्छे बच्चों की तरह। मैंने अखबार खोला, अच्छा आपकी फोटोग्राफ्स में देख ही रहा था डीबीपी में। अखबार खोला, ऐसे पलट रहा हूँ और मैं गुड़गांव में नौकरी करता हूँ। तो गुड़गांव में जो आता है जैसे कोई भी न्यूज़पेपर तो उसके बीच में एक वो अलग से सप्लीमेंट्री जो आते हैं रंगीन पन्ने। करेक्ट। तो जैसे मैंने न्यूज़पेपर खोला तो वहाँ पे गुड़गांव की न्यूज़ थी। गुड़गांव में मैंने देखा वेरी रेयर बर्ड साइटेड इन गुड़गांव। थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर ही रहे हैं तो पढ़ते हैं। पढ़ा विशाल मोनाकर। यार ये कब हुआ? स्ट्रेट अवे मैंने अपना फेसबुक खोला, मैं देखा फेसबुक पे डली हुई है। अब किसको फ़ोन करके पूछूं? फिर मैंने जो है हिम्मत करके सुधीर भाई को फ़ोन किया। मैं कहा भाई साहब बताएं ज़रा कुछ इसके बारे में। कह रहा भाई चांद साइटिंग थी, दिख गया। हाँ दिखा है लेकिन हमें भी नहीं पता था, हमने भी बाद में पता किया और उसके बाद 2 दिन हो गए किसी को दिखा नहीं है। करेक्ट। तो फिर थोड़ा दिल टूट गया। तो उसके बाद चक्कर काटे मैंने बहुत। नसीराबाद आपने नाम सुना होगा, नसीराबाद के चक्कर काटे हैं। जाके 2 बार घूमने के बाद कम से कम 8-9 सेशन करने के बाद जाके एक ढंग का शॉट मिला था। एक आपका शॉट है ब्लैक नेक मोनार्क। हाँ जी, वही नियर बाय एरिया का ही है। हाँ नियर बाय एरिया का ही है। हाँ जी। तो बताओ भाई उसके बारे में कुछ, क्या क्या हुआ था वो, क्या कहानी है? क्योंकि जिस जंगल में हम बैठे हैं वो इसी जंगल की बात है। करेक्ट। तो कैसे हुआ था वो? यार वो भी एक्सीडेंटल साइटिंग ही थी। और हमारे साथ एक्चुअली क्या होता है, एक्सीडेंटल साइटिंग ही होती है क्योंकि अगर आप फील्ड में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो देन देयर इज अ हाई चांस माइग्रेशन होता है, देन देयर इज अ हाई चांस यू कैन गेट एक्सीडेंटल साइटिंग। ये वाली चीज जो है ना लास्ट उसमें एपिसोड में दिवाकर सर भी बोल रहे थे कि जितना ज्यादा समय आप फील्ड पे बिताओगे बिल्कुल फोटोग्राफ्स भी अच्छे हो जाएंगे बिल्कुल, और आपके जो रेयर स्पीशीज है उसको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो ये कैसे, मतलब कैसे दिखाई दिया और किसने उसको आइडेंटिफाई किया? फिर मतलब देखते ही पता लग गया था कि हाँ ये तो मोनार्क है, पहले भी लिया हुआ था, क्या था इसका? पहले क्लिक किया हुआ था एक्चुअली। मैं और निशित भाई हैं नोएडा में, निशित द्विवेदी जी, उनके साथ मैं और वो आए थे। लॉकडाउन खुला ही था तो लॉकडाउन के बाद हम लोग आए मांगौर और इस वाले एरिया में। हम नाइट जार बेसिकली एक्सप्लोर करने आए थे कि नाइट जार करेंगे। तो ये एरिया है और मोहित फार्म का एक एरिया है। तो हम दोनों एरियाज एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्सप्लोर करते करते सडनली मेरे को लगा कि एक फ्लाई कैचर का कॉल आया और बिकॉज वो बहुत डेंस एरिया था जहाँ पे वो हमें सबसे पहले स्पॉट हुआ था, तो वो पीछे से कुछ उड़ के गया। तो मेरे को लगा यार, मैंने कहा यार मुझे लगा पैराडाइज फ्लाई कैचर है बिकॉज कॉल बहुत रिजेंबल करती है मोनार्क के और पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो मैंने निश्चित को बोला, मैंने कहा यार रुकते हैं देखते हैं। तो मुझे लगा पैराडाइज फ्लाई कैचर है, बट फिर देन एक फीमेल सामने आया एंड क्लिक इट। क्लिक करके जूम इन करके देखा तो मोनार्क फीमेल, बिकॉज क्लिक तो किया हुआ था, मतलब बर्ड तो आईडी करने में कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो उसके बाद फिर हमने फॉलो किया उसको। फॉलो किया तो आई थिंक 15 मिनट तक वो था आगे पीछे इधर उधर घूमता रहा। हमने कुछ 10-12 शॉट लिए होंगे। 10-12 शॉट ले जाके मुझे पता भी नहीं था कि तब वो पहला साइटिंग है यहाँ का। वो हाँ पहला था, वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने जाके ऐसे यार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की, ठीक है कुछ नया बर्ड मिला यहाँ पे, जाके पोस्ट कर देता हूँ। मैंने पोस्ट किया तो फिर कई लोगों ने फ़ोन करके पूछा कहाँ मिला, कैसे मिला। तो बताया मैंने सबको कि उधर मिला था, मोहित फार्म्स वाले एरिया में सबसे पहले मिला था। फिर उसके बाद मांगर में भी साइटिंग हुई उसकी। नेक्स्ट डे यहाँ पर फिर तो पता ही है आपको, दैट इज फिर भीड़ लग गई। फिर तो पता ही है आपको। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा वो है डायलेमा है इस पूरे इसमें कि आप रेयर बर्ड लेते हो उसका फिर किसी को बताओ या नहीं बताओ। बट इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे लंबे में। किसी को बताओ ना बताओ तो चैलेंज नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ मोनार्क के साथ क्या हुआ था। मोनार्क का यहाँ पे नेस्टिंग भी था। वो मैंने इंटेंशनली किसी को नहीं बताया बिकॉज मोनार्क जब मैंने रिपोर्ट किया था उसके बाद अबाउट 70-80 पीपल वर हियर नेक्स्ट डे भी आया था। और वो
पूरे वीक में देयर वर अबाउट 20-30 पीपल वीकडे में, और अबाउट वीकेंड में 60-70-80 लोग। तो उसके बाद 2 हफ्ते बाद जब मैं आया तो मुझे पता लगा एक जगह मोनार्क का नेस्ट बना हुआ था। मैंने नेस्ट की पिक्चर भी ली हुई है, नेस्ट के अंदर मेल बैठा हुआ है। वो फोटो मैंने इंटेंशनली हाइड, मतलब पोस्ट ही नहीं की। पोस्ट नहीं करी होगी आपने। और पोस्ट करने के बाद मैं 2-3 दिन के बाद आया तो वो नेस्ट नहीं था वहाँ पे। मे बी किसी की नज़र में आया होगा या नेचुरली टूट गया या क्या हुआ पता नहीं, बट वो नेस्ट नहीं था वहाँ पे। फिर मैं चला गया वापस एंड आई काइंड ऑफ केप्ट मम अबाउट इट। 3-4 महीने जब हो गए, 3-4 महीने के बाद मैंने फिर पोस्ट किया। 3-4 महीने के बाद जब पोस्ट किया देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग अबाउट इट, एंड उसके बाद कुछ लोगों ने तो इतना ऑफेंड हो गया कि उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया। खैर दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट वो तो देखो, हाँ, मतलब वही वाली बात है ना कि हाँ, फ्रस्ट्रेशन जो है, फ्रस्ट्रेशन गलत तरीके से गलत जगह पे नहीं निकालनी करेक्ट चाहिए। करेक्ट। वो सिमिलर थिंग हैपेंड विद ओरिएंटल स्कोप साउल। आपको याद होगा एक बार असोला भाटी में सोलह बाटी में स्पॉट हुआ था, डार्क मॉफ वाला आया था शायद। डार्क और रूफस दोनों आए थे। हम्म। तो दोनों स्पॉट किए थे, उसके बाद पता नहीं कौन चला गया, किसने जाकर अंदर घुस के उड़ा दिए उनको, जबकि वो अच्छे से साइटिंग हो रही थी, अच्छे से फोटो भी मिल रहे थे सबको। उसके बाद 2018 की बात है शायद ये, 2017 आई थिंक, 17-18 की बात है, क्योंकि मैं बिल्कुल उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेशर था हाँ उसमें, तो तभी की बात है, 17 या तब 18 की की बात बात। है ये। उसके बाद मुझे 1 साल के बाद वो स्पॉट हुआ इधर ही मांगर के पास। मैं ऑफिशियल अपनी ट्रिप पे आया था यहाँ पर एक्सप्रेस, इसी फरीदाबाद पहाड़ी रोड पे। तो मैंने सोचा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मेरे पास इवनिंग का टाइम है। आई केम इन एंड आई फाउंड बोथ ऑफ देम अगेन, और उसके शॉट फिर मैंने फिर होल्ड कर लिया, बिकॉज मुझे लगा सेम स्टोरी रिपीट ना हो यार। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने फिर वो 2-3 जरूरी महीने है। के बाद पोस्ट किया। अच्छा विशाल भाई, देखो आप भी निकॉन यूज कर रहे हो, मैं भी जी निकॉन यूज करता हूँ, जी। तो गियर क्या है आप, मतलब जो प्राइमरीली आप यूज कर रहे हो वो कौन सा गियर है आपका? मैं पिछले 6 साल से यही गियर यूज़ कर रहा हूँ, निकॉन D750 मेरा कैमरा है, और 200-500 लेंस है, 200-500। अभी देखो जैसे, मतलब अब तो आप 6 साल से कह रहे हो, 6-7 साल से आप इसको यूज कर रहे हो। अब तो मार्केट में बहुत सारे नए नए कैमरे आ गए। बिल्कुल। Z9 मैं यूज कर रहा हूँ, 500 प्राइम PF PF यूज कर रहा हूँ लेंस। राइट। आपको क्या लगता है कि जो लोग नए हैं, ठीक है, देखो मैं मतलब मैं ये नहीं कहता कि बंदा जो है ना गियर नया ले लो, सब कुछ ले लो, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। राइट। जिस तरह की फोटोग्राफी मैं करता हूँ, मेरे पास अभी भी जो मेरा पुराना कैमरा था D500, मेरे पास अभी भी वो रखा हुआ है एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू यूज इट। राइट। Z9 लेने का मेरा रीजन था कि क्योंकि मैं वीडियोस में ज़्यादा जा रहा था, राइट। और DSLR के साथ में वीडियोस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। करेक्ट। तो वो मेरा इकलौता रीजन था कि मैं Z9 पे आया। अगर वो ना हो मेरा तो मैं Z9 कभी नहीं आता, मैं D500 पे बहुत खुश था। राइट। तो ये जो गियर यूज कर रहे हो एमेचर्स के लिए, जो वो गियर यूज कर रहे हैं, जो गियर खरीद रहे हैं, क्या सोचना चाहिए, क्या समझदारी दिखानी चाहिए कि वो एक वो बोलते हैं ना गैस गियर एक्विजिशन सिंड्रोम, उसके मरीज ना बने और सही गियर हो? क्या सलाह क्या देना चाहोगे आप लोगों को इसके बारे में? यार मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने फॉलो किया, मैं शेयर करता हूँ। मे भी किसी के काम आएगा, किसी के काम नहीं आएगा। तो वाइल्ड लाइफ ना एक बहुत ही निश फील्ड है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैमरा गियर तो ले लेते हैं, 2-4 दिन जाते हैं फील्ड में, बट देन उनको लगता है यार क्या है ये, सुबह सुबह उठ के कौन सुबह उठ इतनी के हेडेक, हाँ वीकेंड सारा आप अपना स्पेंड कर रहे हो। मतलब करेक्ट। इसको हल्के में मत लेना। तो मेरा सजेशन ये है, आप कोई भी गियर लो, उसको पहले ना टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के लिए अगर आप मेट्रो सिटीज में हो, यू हैव एम्पल ऑप्शंस, जस्ट रेंट इट, रेंट करो, बिल्कुल रेंट करके यूज करो। अगर आपको लगता है कि ये आपका इंटरेस्टेड मतलब फील्ड है आपका, वेयरइन यू कैन परसू योर हॉबी, तो आप फिर देन स्पेंड करो गियर्स में, राइट। तो अगर आप एमेचर हो, आप बिगिनर लेवल पे हो, तो मेरा सजेशन ये है, आप कोई भी क्रॉप सेंसर ले लो विच इज़ अ डिसेंट फ्रेम रेट जो भी आपको दे रहा है, और उसके साथ आप एक बेसिक लेंस ले लो विच शुड बी लाइक 200-500 इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लेंस। अमेजिंग लेंस है, बेस्ट लेंस है, और ये आपको आउटपुट भी दे रहा है प्राइम लेंस वाला, और मतलब कंपेयर्ड विद प्राइम लेंस आपको 90% आउटपुट दे देता है। नहीं मतलब मैं अगर आपको सही बताऊं, मैंने 200-500 जो है करीबन 5 साल यूज़ किया, तो 5 साल तक मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं कोई इन्फीरियर लेंस यूज़ कर रहा हूं। एब्सोल्युटली। उस बीच में मैंने मतलब प्राइम भी ले लिया था, मैंने जो है 600 f4 भी यूज़ किया है, अपना नहीं, रेंट पे या फिर किसी से बोरो करके यूज़ किया। मुझे उसमें कोई इशू नहीं लगा कि 200-500 में कोई कमी है। एक है फोकसिंग का इशू है बर्ड इन फ्लाइट में, मतलब पर्च बर्ड में तो कहीं नहीं छोड़ता, बर्ड इन फ्लाइट में बहुत हल्का है, बट विद प्रैक्टिस यू कैन आप उसको कवर अप कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बिल्कुल। आप मतलब किसको करते हो मतलब फेवर, प्राइम लेंस, जूम लेंस?
यार मैं पर्सनली बोलो तो मैं तो जूम लेंस ही यूज कर रहा हूँ, प्राइम लेंस आई हैव नॉट यूज्ड, राइट, पर्सनली। सो बाकी प्राइम लेंस के अपने एडवांटेजेस हैं, बट उसके साथ देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड। स्टार्टिंग तो में एडवांटेजेस जूम देखो, मतलब जूम जो लेंस हैं, जो टेली जूम लेंसेज हैं, इसके ना कुछ एडवांटेजेस हैं। yep. तो आपके हिसाब से क्या क्या आपके दिमाग में आते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं? यार जूम लेंस का एडवांटेज है, इट गिव्स यू वैरायटी ऑफ फोकल लेंथ, पहला पॉइंट। पहला। आप पास के बर्ड भी खींच सकते हो, दूर के बर्ड भी खींच सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये है, इसका वेट बहुत कम होता है। तो अगर आप हैंड हेल्ड स्टार्टिंग में कर रहे हो, देन यू कैन ऑलवेज यूज इट, ऊपर खींचना, नीचे खींचना, राइट लेफ्ट सेंटर। आप फ्रेमिंग में यू कैन प्ले अराउंड, आप जूम इन करके फ्रेम ले सकते हो, जूम आउट करके यू कैन शो अ हैबिटेट, मेक अ हैबिटेट शॉट, यू कैन मेक अ जूम इन शॉट। सो ये सारे एडवांटेज हैं। कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर कॉस्ट भी कम है, एडवांटेज, सही बात है। राइट। प्राइम लेंस के अपने एडवांटेज हैं यार। तो बिगनर के हिसाब से आपका इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। ऑलवेज, मतलब अच्छा यार, निकॉन यूज कर रहे हो, गिवन ए चांस, ठीक है, मतलब सिर्फ गिवन ए चांस वाली बात है कि आपको बोला जाए कि यार स्विच करो, तो क्या प्रेफर्ड ब्रांड होगा आपका? यार मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सोनी यूज करके देखा, सोनी में मुझे एक ही चैलेंज लगा, व्हिच इज द कंट्रास्ट। जो आउटपुट निकल के आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कंट्रास्ट उसकी रियलिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो पता नहीं, मतलब इट्स अ रॉ फाइल ओनली, बट रॉ फाइल में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगता है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कलर्स विज़-विज़ द आउटपुट दैट आई गेट। और कैनन में मुझे एक चैलेंज जो स्टार्टिंग में लगता था, वो ये लगता था कि जो कैनन की डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले क्वालिटी, मेरे पास पहले कैनन था निकॉन से पहले 550D डिस्प्ले। अब तो आई एम श्योर बहुत इवॉल्व हो गए हैं कैनन भी। डॉक्टर दिवाकर ने भी जो बर्डिंग शुरू की थी ना 500D से करी थी। उससे अगला 550D है। 550D, हाँ। तो मेरे को उसमें एक चैलेंज ये लगता था, मैं स्ट्रीट करता था कि स्क्रीन पे कुछ दिखता था, और जब मैं ट्रांसफर करता था लैपटॉप पे तो पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अलग होती थी। खैर दो, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट मतलब मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर मैं आगे स्विच भी करूंगा तो मुझे मोस्ट लाइकली लगता है मैं निकॉन में कोई लाइक मे बी Z8 और Z9, मे बी Z8 इज आल्सो अराउंड द कॉर्नर। हाँ, अराउंड द कॉर्नर, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में सुनने में आ रहा है कि शायद लॉन्च हो जाए सितंबर तक। बिल्कुल, आई थिंक उससे पहले हो जाएगा, बट या सो मे बी दैट वुड बी द नेक्स्ट तो मतलब अपग्रेड, स्टिक, आई थिंक, बिकॉज मैं इसके ओएस से बहुत कन्वीनियंट, मतलब बहुत यूज्ड टू। ब्रांड लॉयल्टी अपनी जगह पे, लेकिन जो मतलब जो आपकी जो क्या यूजर बोलते हैं, फ्रेंडलीनेस, यूजर फ्रेंडलीनेस है, मेन्यू इसका बहुत फ्रेंडली है। करेक्ट, मतलब मेन्यू मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सिंपल किसी भी गियर का होगा, सिस्टम का होगा। करेक्ट। सोनी ने अभी अपना ठीक किया है, लेकिन स्टिल इट इज कंफ्यूजिंग। मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, तो मैं क्या ही कमेंट करूं। नहीं, मैंने अभी मतलब पीछे एक वॉक यूज थी, किया उस होगा। टाइम पे भी यूज किया था, उससे पहले भी कुछ दोस्तों के पास है, तो उनका मैंने, मतलब मेरा क्या है कि थोड़ा सा ना टेक्निकल दिमाग ज्यादा है, तो मतलब दिमाग ज्यादा, मतलब वो उसमें घुस जाता है बहुत ज्यादा। मुझे मेन्यू पूरा याद रहना चाहिए, ताकि फील्ड पे अगर मैं कहीं पे खड़ा हूँ तो मुझे दिक्कत ना हो। मतलब अगर मैंने आपको कैमरा पकड़ाया और आपने पूरा कैमरा फॉर्मेट करा के मुझे वापस दे दिया, मेरे हिसाब से मेरे में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगले 5 मिनट के अंदर मैं कैमरा रेडी कर दूं, वापस अपने हिसाब से सेम पूरा सेटिंग, सेट करके और मैं रेडी हूँ। करेक्ट। तो वो थोड़ी सी गंदी आदत है, उसके लिए मेन्यू याद रखना पड़ता है पूरा, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो सोनी देख रहा था, सोनी मुझे लगा कंफ्यूजिंग है, एक तो उनके टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग से लगते हैं मेरे को। कैनन में फिर वो अलग अलग पेजेस पे ढूंढना पड़ता है। वो कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि हम यूज टू नहीं है। अगर हम यूज टू हो जाएंगे फिर नहीं, वो, मैं टर्मिनोलॉजी के हिसाब से उनमें ना वो चीज़ें बहुत डीप में जाके हैं। मेन्यू में भी, ओके मेन्यू में सब मेन्यू, उसके में अंदर सब मेन्यू उस टाइप में है। ओके ओके। निकॉन में ये चीज़ नहीं, निकॉन बड़ा सीधा, मतलब निकॉन जो है ना, वो अनपढ़ लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए। हाँ, वो आप हम सब, उठाओ और हम शुरू हो अनपढ़ ही जाओ, हैं। उठाओ और शुरू हो जाओ, ज्यादा नहीं सोचना। राइट। तो भाई रैप अप करने से पहले, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो अमेचर्स हैं, ठीक है, या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ या बर्ड फोटोग्राफी में, आपकी कुछ टिप्स, ठीक है, सजेशंस यार व्यूअर्स के लिए। यार टिप्स, जो डॉक्टर दिवाकर का वीडियो है वो मैंने बहुत अच्छे से देखा था, क्योंकि डॉक्टर दिवाकर के को मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करता हूँ, डॉक्टर दिवाकर को भी फॉलो करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर दिवाकर ने जो टिप्स दिए थे ना, उसमें से दो चीजें जो विच आई कुड आल्सो गेज, और उन्होंने एक चीज सजेस्ट की थी, विच इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैबिटेट। तो जहाँ जा रहे हो आप, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा रिसर्च करने का टाइम है, थोड़ा सा रिसर्च कर लो। अगर आउट स्टेशन जा रहे हो तो कर ही लो, लोकल भी जा रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ लो उस एरिया के बारे में, या फिर किसी फेलो फोटोग्राफर से पूछ लो, और हैबिटेट को थोड़ा सा समझ के कि यहाँ क्या हो सकता है, क्या बर्ड हो सकता है, और बर्ड को भी थोड़ा सा आपको मतलब यू हैव टू स्टडी अबाउट बर्ड्स बिहेवियर, कि बर्ड कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। तो एक आज का एग्जांपल ले लो आप आज हमको एक रेयर बर्ड दिखी,
तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने स्टार्टिंग में उसको फॉलो करने की कोशिश फॉलो की, करने की कोशिश करी, वो हमें नहीं मिली फोटो, फोटोग्राफ्स नहीं, बट हम जब एक जगह खड़े हो गए हमें आराम से फोटो दे गई। आराम से, और बहुत बढ़िया 200 फोटो सभी ने लिए होंगे, बिल्कुल 200 कम से कम 5 लोग थे हम, 5-6 लोग। बिल्कुल। तो मतलब फील्ड में ऑब्जर्वेशन, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन रखो फील्ड में, हैबिटेट के बारे में, बर्ड्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में, जितना ज्यादा वो पता रहेगा, जितना कम मूव करेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग, यू विल गेट मच बेटर फोटोज। एक और सवाल है इसी में, मतलब बेसिकली टॉप अप सवाल समझ लो आप, जो फेसबुक पे फोकस ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे आपका हमारा डीबीपी है, दिल्ली बर्ड फोटोग्राफर, एक ग्रुप है जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इस टाइम पे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स कलेक्टिव इंडिया, राइट। तो ये जो ग्रुप्स जो हैं ये कितने हेल्पफुल हैं? यार ये ग्रुप बहुत हेल्पफुल है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बर्ड का आइडेंटिफिकेशन है और थोड़ा सा हैबिटेट का अंडरस्टैंडिंग है, अपना एक फेसबुक पे ग्रुप है, आस्क आईडी ऑफ इंडियन बर्ड्स। तो उस पे 2016 से लेके 2018-19 अभी भी करता हूँ, बट अब उतना टाइम नहीं रहता, तो 16 से लेके 18-19 तक मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करता था, कोई भी पोस्ट करे आई यूज टू सी कि किसने क्या कमेंट किया है, क्या पॉइंटर्स डाले हैं उसके। सो उससे ना यू गेट अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट बर्ड आईडी करने के लिए। वो ये एक्चुअली क्या है कि मुझे ये जो ग्रुप है आस्क आईडी ऑफ इंडियन बर्ड्स, ये मुझे किसी ने बताया था, और मैंने उसके बाद उसका काफ़ी फॉलो किया। कुछ लोग जो हैं उसमें मतलब धुरंधर है भाई, वो अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है, आपको साला मतलब इट इज़ पॉसिबल कि आपको ई बर्ड गलत बता दे, इट इज़ पॉसिबल कि आपको मर्लिन गलत बता दे, पर ये पॉसिबल नहीं कि वो बंदे गलत, वो आपको मतलब क्या, कैसे बताऊं, वो इतने डिटेल में जाते हैं वो लोग कि उसके बाहर वाले 4 पंखों का कलर ये होगा, उसके बाद फिर जो अंदर वाले फेदर है उसका कलर ये होगा, उसके बैली में इस साइड ऊपर की साइड के फेदर्स का कलर ये, अंडर वैली का फेदर का कलर ये होगा। इतना डिटेल में मार्कर्स बताते हैं ना वो बंदे, मतलब अमेजिंग है वो। अगर आप उस पर्टिकुलर उस एक ग्रुप को आप फॉलो कर रहे हो, सर जो बर्डिंग सीखी है ना उसी बर्डिंग ग्रुप से सीखी है मैंने, हमने वहीं पे धक्के खाए हैं बस। और उसके अलावा बर्डिंग में एक ग्रुप आपका ऐसा एडवांटेज देता है कि जैसे लोकल हमारे बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के ग्रुप्स हैं, तो उनमें 1-2 ग्रुप्स में मैं फॉलो करता हूँ रिलीजियसली, और उसमें आपको पता लगता रहता है कहाँ पर क्या बर्ड दिख रहा है, कहाँ पर क्या स्पीसीज साइट हुआ है, मे बी अगर कुछ रेयर है या फिर आपने नहीं क्लिक किया हुआ है, देन देयर इज अ हाई चांस आप जाके कर सकते हो। एंड देन यू गेट टू लर्न फ्रॉम फेलो फोटोग्राफर्स आल्सो, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग यार। हम एसोसिएशंस बनती हैं, और दूसरा ये कि वाइल्ड लाइफ में ना सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट्स अ यूनिवर्स फॉर एवरीबॉडी, राइट। आप आज जा रहे हो, हर एक के पास हर बर्ड का परफेक्ट शॉट नहीं हो सकता। आप आज गए, आपको कुछ आज एक बर्ड दिख गया, आपके पास उसका बेस्ट शॉट होगा। मैं आज गया दूसरे दिन किसी और दिन, मेरे को कुछ और दिखा, मेरे पास उसका बेस्ट शॉट होगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास सबका बेस्ट शॉट है, आपके पास सबका बेस्ट शॉट है, हर एक के पास किसी ना किसी बर्ड का अपना बेस्ट शॉट होगा। सभी हैं मतलब इसमें, मतलब मेरे हिसाब से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या बर्ड फोटोग्राफी में आप ये नहीं कह सकते कि आई एम एक्सपर्ट। एब्सोल्युटली कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी नहीं है, आपका कुछ नहीं पता कब मिलेगा। करेक्ट। तो विशाल भाई थैंक यू सो मच, ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विशाल भाई का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो, और इनकी फेसबुक प्रोफाइल दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। दिवाकर सर वाला आपको एपिसोड देखना है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको जरूर नजर आएगा, टैग उसका लगा हुआ, आप वो एपिसोड भी देखिए। और भी वीडियोस हैं कुछ जो व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ मैं ऑन ऑफ, अलग अलग बर्ड्स के, वो भी मिलेंगे, टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा चैनल पे, वो एंजॉय कीजिए, फॉलो करें विशाल भाई को। विशाल भाई एक बार सबको बोल दो यार, सब्सक्राइब कर लें चैनल, ठीक है। सो पहले तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एंटायर एपिसोड, फॉर गिविंग योर टाइम। एंड दूसरा ये निशांत भाई और डॉक्टर दिवाकर, ये दिग्गज हैं दोनों, तो अगर आप इनको फॉलो करोगे यू विल डेफिनेटली गेट some gain in your professional or maybe personal photography experience. So, दिग्गज नहीं, हमने इनको देख के सीखा है, मतलब टू बी सीरियस, ये मेरे से 2 साल सीनियर हैं इस वाले काम में, और स्टार्टिंग मैंने इन्हीं के शॉट देख के शुरू किया, देख के इंस्पिरेशन लेके, अच्छा विशाल भाई का ऐसा था, चलो मैं भी लेके आऊंगा। तो दिग्गज है, मैं जैसा आपको बोला, अभी इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए अभी फिलहाल फॉर 2 मिनट तो फॉलो कीजिए इनका चैनल निशांत राणा फोटोग्राफी, राणा निशांत फोटोग्राफी, एंड सब्सक्राइब कीजिए भाई। थैंक यू सो मच, और अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सेलिब्रिटी, उभरते हुए सेलिब्रिटी, या हमारे लोकल एरिया के सेलिब्रिटी, बर्ड फोटोग्राफी के सेलिब्रिटी, पर हैं वो सारे सेलिब्रिटीज ही,
ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब पे 5 लाख फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, 15 लाख फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं वही सेलिब्रिटी हैं। ये सब सेलिब्रिटी, इनके फोटोग्राफ्स आप देखोगे तो मतलब आप फोटोग्राफ टू फोटोग्राफ कंपेयर कर सकते हो, आपको क्वालिटी में, आपको काम में कोई फर्क नहीं दिखेगा सेलिब्रिटी के और इनके। द ओनली डिफरेंस इज कि ये क्योंकि कुछ और भी कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग देयर 100% टाइम। सर एफर्ट 100% है, 100 से ज़्यादा हो सकता है, टाइम 100% नहीं है, क्योंकि दूसरे काम भी है, नौकरी भी चल रही है, सभी के अपने बिजनेस चल रहे हैं, बट दे आर एट द सेम लेवल ऑफ ऑल दोज बिग नेम्स। जो जितने भी बड़े नाम हैं उनके बराबर ही खड़े हुए हैं सारे। फॉलो करें, इनका इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे मिलेगा, फेसबुक प्रोफाइल नीचे मिलेगा, वहाँ जाओ, इनकी फोटोग्राफ्स देखो, आपको पता लगेगा कि क्या धुरंधर चीज़ है ये। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। वाइल्ड टॉक्स का नया जो अगला जो एपिसोड आएगा, आएंगे वापस नए सेलिब्रिटी के साथ, एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट थीम पे। हमारे पहले एपिसोड की थीम अलग थी, इस एपिसोड की थीम अलग थी, इससे अगले एपिसोड की भी थीम अलग होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद एंड थैंक यू निशांत भाई। सर माय प्लेजर। थैंक यू फॉर द डिस्कशन। सर कितने मिनट का हो गया वैसे ये?